हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार सभी बच्चे बताओ, लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। एक बार सभी बच्चे चैट में यस का मैसेज लिखिए। चलिए सभी बच्चे एक बार जल्दी से मैसेज लिख दीजिए, सेशन शुरू हो चुका है। तो आवाज वगैरह एकदम प्रॉपर चल रही है? चलिए ठीक है फिर, बिल्कुल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। एक बार सारे बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आवाज वगैरह एकदम सही से चल रही है, बताइए सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए तो सेशन को करते हैं शुरू। देखिए, इससे पहले हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था रेशियो, और रेशियो टॉपिक में हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 51 क्वेश्चन अराउंड हमारे डिस्कस हो चुके थे। अब हम लोग हमारा जो 52 क्वेश्चन है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा, इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा। पहले मुझे एक बार सब बच्चे बताओ, आवाज और एकदम सही चल रहा है ना? फिर जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उसको थोड़ा सुनिएगा, ठीक है? एक बच्चा जो कह रहा है ना कि भाई मेरी ये सिम वगैरह बंद हो गई, तो वो चैट में मैसेज करो भी। यहाँ चैट में मैसेज करोगे कोई देख नहीं पाएगा, वहां करोगे तो टेक्निकल टीम आपका रिप्लाई करके जो बच्चा नंबर चेंज कराना चाह रहा है वो हो जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक है। आगरा में बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया। भी चलो, सब कुछ बढ़िया है। सब सेशन में लाइव हो चुके हैं। एक बार देख लेते हैं कितने सारे बच्चे लाइव है अभी। ओके, चलिए तो थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूं, थोड़ा इस बात को सुनिएगा। आज हमारे इस चैप्टर का समापन हो रहा है, रेशियो चैप्टर का, ठीक है? और आपको पता होगा सोमवार से गुरुवार मेरी क्लास रहती है। देखो थोड़ा क्या आप लोग भी बार बार क्या होता है कि भाई 4 दिन मेरी क्लास, 2 दिन सर की क्लास, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। तो इसका मैं एक छोटा सा समाधान कर रहा हूं। आप सब लोग मुझे यस और नो का मैसेज लिखेगा, जो मैं आपको बात बताना चाहूंगा, ठीक है? एक बार सभी बच्चे मुझे यस या नो का मैसेज लिखकर इस बात का कंफर्मेशन जरूर देना है कि भाई अधिकतर बच्चे किस चीज को चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूं, ठीक है? भाई आपकी राय जरूरी है, क्योंकि आप सबका बैच है। इसलिए देखो एक छोटा सा एक प्रयास है कि उससे अगर हम लोग चीजों को और बेहतर कर पाए शानदार तरीके से। ओके, तो मुझे बताइएगा, मैं जब पूछूं तब मैसेज करना सभी बच्चों को जितने भी लाइव है। देखो आपको पता होगा इतने दिन क्या हो रहा था, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ऐसे रोज मेरी क्लास हो रही थी, ठीक है? शुक्र और शनि को जयपाल जी सर की, ठीक है? और जयपाल जी सर का आपको पता है सिलेबस के अंदर 2 से 3 टॉपिक जो आपके हैं वो सर आपको कराने वाले हैं, जैसे क्षेत्रमिति हो गया, आयतन हो गया, या बेसिक सांख्यिकी, मतलब जो बेसिक जानकारी होती है ना, माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक की। क्योंकि एक आध क्वेश्चन किसी शीट में बना हुआ है तो भी हम उस चैप्टर को पढ़ के जाएंगे, है ना भाई? क्योंकि एक क्वेश्चन भी पीछे क्यों रखना, ठीक है? चलिए, तो वो आपके सिलेबस वगैरह में कहीं पर भी मेंशन नहीं है सांख्यिकी वगैरह, लेकिन फिर भी मैं सर से एक रिक्वेस्ट की है कि सर एक क्लास ले लेंगे आपकी, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है? तो अब क्या हो रहा था, 4 दिन मेरी क्लास, 2 दिन सर की क्लास, ठीक है? उससे आपका क्या एक फ्लो थोड़ा उससे टूट जाता है कि 4 दिन क्लास। इसलिए अब हम क्या करेंगे, सब लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, कि सर का जो पोर्शन है थोड़ा ही बचा हुआ है। तो कल और परसों सर की क्लास है ही, लेकिन अब अगले वीक जो है ना, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये जो अगली 5 से 6 दिन क्लास है वो सर की क्लास रहेगी। उसके बाद सर वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रोज 9 बजे क्लास रहेगी, आपकी टाइमिंग वही है। उस टाइम में आप लोगों का ये जो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद रेगुलर सोमवार से लगाकर शनिवार तक सिर्फ मेरी ही क्लास होगी। इस वीक जैसे ही देखो, कल तो 2 दिन है ही, कल और परसों, तो उसके बाद संडे का गैप है, फिर ये कंटिन्यू 5-6 दिन सर की क्लास रहेगी। लेकिन जैसे ये सर की क्लास एंड होगी उसके बाद रेगुलर मेरी क्लास रहेगी। पूरा जो सितंबर का अगला जो बचा हुआ महीना है, या अक्टूबर का जो पूरा महीना है, पूरी कंप्लीट मेरी क्लास रहेगी 1.5 से 2 घंटे। अब बताओ ये सही रहेगा ना भाई? अगले 5-6 दिन में आपका एडवांस कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो आपके 18 से 19 टॉपिक जो बचते हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगा अगले पूरे 1 महीने के दौरान। कैसे रहेगा? यस या नो का मैसेज लिखो एक बार सब बच्चे।
कि ये वाला पैटर्न बेस्ट है कि अगले 5-6 दिन में आपकी एडवांस पूरी हो जाए और फिर मैं आपको कंप्लीट रेगुलर मेरी ही क्लास रहेगी 1.5 से 2 घंटे, बेस्ट रहेगा ना? चलो ठीक है, पर वही है फिर क्योंकि 2-2 दिन अगर ऐसे टाइमिंग रहेगा तो फिर वो टाइम उसमें ज्यादा खिंच जाएगा एडवांस में। टॉपिक 2 ही है तो इसलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट की है कि सर 1 वीक अगर आप निकाल दोगे तो ये वाला पोर्शन अपना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर रेगुलर आप लोगों के लिए मेरी क्लास रहेगी सोम से लगाकर शनिवार तक, और संडे के दिन आपका जो टेस्ट होता है वो तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए लगभग 95% बच्चे बोल रहे हैं कि इससे रिलेटेड यस रखना है इसको, ठीक है। अब कुछ बच्चे नो वाले भी हैं, उनका रीजन पता नहीं क्या है नो का, मुझे भी बता देते थोड़ा वो चीज समझ में आ जाती। बाकी मैं आपके हिसाब से थोड़ा सोचा है कि भी अगले 5-6 दिन लगेंगे, ज्यादा नहीं, अगले सिर्फ 5 से 6 दिन, हो सकता है इससे जल्दी भी हो जाएगा। मान लो 4 दिन में भी हो गया तो भी मैं सैटरडे संडे को मैं क्लास ले लूंगा फिर, ठीक है। पर कोशिश हमने की अभी जो बचा हुआ पोर्शन, एडवांस में टॉपिक कम है ना, इसलिए सर को बोला कि भी आप वो वाला पोर्शन जल्दी पूरा कर दें, ओके। चलो ओके, तो ये आप लोगों का नेक्स्ट रहेगा कि आने वाले जो वीक की सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे तक, कल और परसों तो आपको क्लास है ही, आपको पता एडवांस की होती है, लेकिन नेक्स्ट वीक जो क्लास रहेगी वो सर की क्लास रहेगी। उसके बाद जैसे ही सैटरडे को हो सकता है शुक्रवार को एंड हो जाए मान लो, तो भी मैं आपको सैटरडे से शुरू कर दूंगा, नहीं तो कंफर्मली अगले मंडे से आप लोग, ये मंडे जो आ रहा है, कल परसों वाला मंडे नहीं, जस्ट नेक्स्ट जो मंडे आएगा उसके बाद एग्जाम तक रेगुलर आप लोगों के लिए, मतलब अक्टूबर में जहां तक आपका कोर्स होता है तब तक मेरी क्लास रहने वाली है, उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ पाए होंगे, ताकि फिर हमारा कोर्स जो है वो जल्दी से पूर्ण भी हो जाए, ठीक है। और अब आपको पता है इस आराम से इस तरीके से भी चलेंगे ना, आराम से रेगुलर हर टॉपिक के बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तब भी हम लोग आराम से अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, इस बात की चिंता नहीं करनी है ना। पीक्यूआर की प्रत्येक वस्तु की कीमत, चलो बोर्ड पे अब ध्यान देना आप लोगों को जो भी प्रश्न है, पीक्यूआर की कीमत 200, 300 और 400 है। सुरेश 2000 रुपए में 1:2:3 में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है। देखो एक प्रकार की जो पीक्यूआर, ये 3 प्रकार की कीमत वाली वस्तु है, 200 रुपए वाली, 300 रुपए वाली और फिर 400 रुपए वाली। ये प्रत्येक 2-3 उनमें क्यों प्रकार की कितनी वस्तुएं होगी, देखो अनुपात क्या रखा इसने, ये 1 उठाई, ये कितनी उठाई 2 उठाई और ये कितनी उठाई 3। तो सबसे पहले मुझे बताओ 200 एकम या 200 अनुपात खर्च हुए, 300 इंटू 2 कितना 600, 400 इंटू 3 कितना 1200। एक बार इन सबको जोड़ो तो कितना हो, 1200, 600, 1800 और 200, 2000। कुल अपने हिसाब से 2000 अनुपात हो रहा है। तो यहां से बताओ 1:2, 2000 में रुपए भी कितने खर्च हुए 2000, तो अपना 1 अनुपात कितने का पड़ गया 1 का। तो जिसका 1 से गुणा करोगे तो ये भी 1 होगी, ये 2 होगी और ये 3। हमें क्यू प्रकार वाली और क्यू वाली कितनी हो जाएगी 2 यूनिट होगी, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है। तो यहां से जो यार टोटल अमाउंट बन रहा था इसके अंदर, अगर ये 20,000 होता तो भाग देते तो फिर 10 आता, तो ये 10 किलो होती, मान लो ये 20 किलो होती और ये कितनी होती 30 किलो होती, उस रेस्पेक्ट में हमारा उत्तर बनता। क्लियर है सभी को। चलिए ये सारे आपके प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, आपको अच्छे से पता होगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली में से 50 घटाया जाए, दूसरी में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली में से 50 घटाया, दूसरी में 50 जोड़ा गया, एक में 50 घटाया और दूसरी में 50 जोड़ा गया। चलो अभी एक में से, पहली में से तो 50 घटाओ और दूसरी में 50 जोड़ दो, तो नया अनुपात 1:4 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वज्र गुणा कर सकते हैं, 4 इंटू 2 8 माइनस 50 इंटू 4 200, 3 एकम 3 प्लस 50। अब आपको पता है प्लस का 3 इधर आके माइनस का, तो 5a हो गया, माइनस का 200 उधर जाके प्लस का तो हो गया 250। माइनस का 200 इधर आके प्लस का 200 होगा और 200 और 50 हो गए 250। तो यहां से अपना एक अनुपात कितने का पड़ गया 50 का पड़ गया। पूछा है मूल संख्याओं का योग बताओ, मूल कितनी थी टोटल, कुल योग क्या बनेगा बोलो 5 हो रहा है, तो 5 इंटू 50 कर लो, तो मूल संख्याओं का योग आ जाएगा 250, जो आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल है। चलो प्रेम कुमार, मिथिलेश कुमार, दीपक, सुग्रीव कुमार, मनदीप, सृष्टि सिंह,
योगेंद्र जाट, मोहित सिंह, सुग्रीव, वीरेंद्र, बहुत बढ़िया। चलो इन सब बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए, 3 संख्या 1/3, 2/5, 1/4 में है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 9 है। तो बताओ संख्या क्या क्या होगी। देखो संख्याओं का अनुपात ये है 1/3 अनुपात 2/5 अनुपात 1/4। बताओ इस बात में कोई तकलीफ है। अब वो बोल रहे हैं कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर 9 है। बीच का अंतर कितना है? 9। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले अनुपातों को हल करने के लिए एलसीएम से गुणा कर लीजिए। तो एलसीएम क्या बन जाएगा बताओ? 60। तो 3 से कट जाएगा 20 बार 60, 5 से 12 इंटू 2 24 बार 60 और 4 से कितनी बार? 15 बार। तो ये हो जाएगा 9, 4 और 1 5, 59। अब यहां से एक बात बोली गई है, देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर 9 है। पहले मुझे बताओ ये चीज समझ में आई क्या? 3, 5, 4 का एलसीएम क्या होता है? 60। 3 से 60 20 बार, 5 से 60 12, 12 इंटू 2 24, 4 से 60 कितनी बार? 15 बार। अब ये 60 कहां से आया पता चल रहा है ना? जब भी अनुपात बटे में होता है तो हम लोग एलसीएम से गुणा करते हैं। ये चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर रखी है। चलिए 3 से 20 बार, 5 से 24 बार, 4 से 15, 9, 4 और 1 5, 59। चलो ये जोड़ना नहीं, हमें बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी कितनी है बोलो? भी जो अनुपात बड़ा होता है वैल्यू भी बड़ी, और सबसे छोटी कितनी है? 15। इनके बीच हमारे हिसाब से अंतर 9 अनुपातों का है, और वो भी ये कह रहा है कि इनके बीच का अंतर सिर्फ 9 यूनिट है। तो अपना 1 अनुपात कितने का पड़ गया बोलो? 1 का। संख्याएं बताओ तो कोई बात नहीं, 20 से कम 20, 24 से कम 24 और 15 एकम 15। तो रिजल्ट हो जाएगा 20, 24, 15 आपका राइट उत्तर बन जाएगा। चलिए किस किस बच्चे ने ये वाला आंसर दिया चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ना, प्रेम कुमार, रवि, मिथिलेश, राहुल शाह, दीपक शर्मा। बहुत फास्ट मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए रेशियो का पीडीएफ 7। अरे जब क्लास सही अगर हो चुकी है तो उनकी तो पीडीएफ आ चुकी है। अगर क्लास 7 आज है तो इसकी पीडीएफ आ जाएगी। कल आपको पता क्लास मेरी नहीं हुई थी इसलिए सर ने क्लास ली थी। ठीक है, चलिए ओके, बहुत बढ़िया। बुक आ जाएगी जल्दी, अब चिंता मत करो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एम को 20 रुपए देने से ए के पास उतनी ही राशि होगी जितनी एम के पास पहले थी। यदि ए और एम के पास 220 रुपए की राशि है तो एम की पहली राशि के साथ ए की राशि का क्या अनुपात होगा। यह क्वेश्चन है हमारे सामने कि अगर एम को 20 रुपए देने से ए के पास उतनी ही राशि होगी जितनी एम के पास पहली थी। यदि ए और एम के पास 220 है, चलो एम को 20 रुपए देने से ए के पास उतनी राशि होगी जितनी एम के पास पहले थी। ठीक है, एम को 20 रुपए देने से ए के पास उतनी राशि होगी जितनी एम के पास पहले थी। ठीक है, एम को 20 रुपए देने से, ठीक है, यहां से एम को उसने 20 रुपए दे दिए तो ए के पास उतनी राशि होगी जितनी एम के पास पहले थी। ऐसा कुछ बनेगा मेरे हिसाब से ना, एक मिनट, जितनी एम के पास पहले थी। ठीक है, यदि ए और एम के पास 220 रुपए, वो कह रहे हैं कि हमारे पास मिलाकर कितने हैं? 220 रुपए हैं। ठीक है भी, चलो यहां से कहने का मतलब ये एम की वैल्यू वही आएगी जो ए के द्वारा 20 रुपए एम को दिए जाने से। ए में से 20 अगर आप घटा लोगे। अब यहां से एक समीकरण बनता दिख रहा होगा आपको अच्छे से। इधर मैं इसको इधर लेकर आ जाऊं माइनस वाले को, तो क्या बन जाएगा देखो, ए प्लस एम, ए प्लस एम, ए माइनस एम किधर प्लस का इधर माइनस एम बराबर हो जाएगा 20। अब यहां से सोच के देखो, दो ऐसी संख्याएं होनी चाहिए, जोड़ने पर तो 220 आ रही है, घटाने पर 20 आ रही है। तो अगर बड़ी संख्या लानी हो तो जोड़कर 2 का भाग, यही करते हैं, तो आ जाएगा 120। और अगर छोटी लानी हो एम वाली तो घटाकर 2 का भाग, तो आ जाएगा 200, यानी हो गई 100। तो ये हो गई 120 और ये हो गई 100। तो m की पहली राशि के साथ a की राशि का क्या अनुपात होने वाला है। चलो m की राशि कितनी आ रही है बोलो, 100, a की राशि कितनी है 120, अनुपात बताओ। 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 6 बार, 5:6 आपका उत्तर होगा।
अब आप कहोगे सर 100 को पहले क्यों रखा, आया तो उत्तर 120 था पहले। वो पहले अगर m की राशि के साथ a की राशि का क्या अनुपात है, तो m 100 है और a कितना है 120 है, इस वजह से। अब यहां से देख लो, m को 20 रुपए देने से, m को 20 रुपए दो तो यहां से 120 में से इधर 20 आ गए, तो a के पास उतनी राशि होगी जितनी m के पास पहली थी। a के पास उतनी राशि होगी जितनी m के पास पहली थी। जैसे इधर आप 20 रुपए दोगे ना, या 100 बचेंगे, तो बताओ m के पास पहले 100 थे या नहीं थे, वही ये लैंग्वेज में कहना चाह रहा है। तो एक तरह से ये कौन सा क्वेश्चन बन जाता है, एक तरह से यूं समझ लो एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको योग दिया हुआ है, जिसमें आपने अंतर खुद सोचा है थोड़ा सा। जब योग और अंतर पता हो तो बड़ी वैल्यू के लिए जोड़कर 2 का भाग, और योग और अंतर पता हो तो छोटी वैल्यू के लिए घटाकर 2 का भाग। आज के बाद आपको कोई बोल देना 2 नंबरों की जोड़ इतनी, अंतर इतना है, तो बड़ा नंबर पता करने के लिए जोड़कर 2 का भाग दे दो, और छोटा नंबर पता करने के लिए घटाकर 2 का भाग दे दीजिए। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4-5 है, इनके वर्गों का योग 1025 है। देखो अनुपात 4-5 है, वर्गों का योग, तो 4 का वर्ग तो 16 होता है, 5 का वर्ग 25। अब ध्यान रखना, जब वर्गों का योग जुड़ता है तो यहां से भी a स्क्वायर, यहां से भी a स्क्वायर बनेगा, क्योंकि a का जैसे 4 का स्क्वायर 16 हुआ, वैसे यहाँ अनुपात का स्क्वायर a स्क्वायर, अनुपात का स्क्वायर a स्क्वायर, इनकी जो जोड़ है वो 1025 है। जोड़ लीजिए, 25 10 35 और 6 41 a स्क्वायर 1025। तो a स्क्वायर की वैल्यू 41 इंटू 2 82, कितने बचे 20 और 5 बार। a स्क्वायर 25 का आ रहा है, तो मुझे बताओ स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो संख्या बताओ, तो छोटी के लिए 4 से गुणा कर लो, तो 5 इंटू 4 हो गया 20, और बड़ी के लिए 5 से गुणा कर लो, 5 इंटू 5 हो गया 25। तो 20 और 25 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। सिर्फ हमने वर्गों का एडिशन करके सामने रखा है। देखो याद रखना, ऐसी चीज हमने एक और पढ़ी थी कि जब दो संख्याओं का गुणा करते हैं ना, तब भी वर्ग का निर्माण होता है। 3 का गुणा करते हैं तो क्यूब का निर्माण होता है। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इसने तो खुद बोल दिया कि वर्गों का योग 1025 है, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और जोड़ करके हमने इसके बराबर रख दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो, जब मैंने आपको इसके जो थ्योरी पोर्शन कराया था आप लोगों का, जो उस पोर्शन में आपको सारी चीजें बताई थी मैंने, किस प्रकार से कि त्रुटि वाला जब प्रश्न आए, इस अनुपात में बंटवारा करना था, गलती से इस अनुपात में कर दिया। तो अगर आपको पता, एबीसी वाला क्वेश्चन था, जिसमें मैंने बोला था बी को भी लाभ हुआ, सी को भी लाभ हुआ पहले की अपेक्षा। अब ये क्या कह रहा है, सुन लीजिए। नियत राशि को PQR में इस अनुपात में बांटना था, गलती से 1/2, 1/3, 1/4 में बांटा गया, तो गलती से Q को कितनी हानि हुई बताना। चलो, कितने रुपए थे अपने पास, बोलो 780। पहले बताओ PQR में किस रेशियो में बांटने थे, 1 2 3। मैं इसको ऐसे रखता हूं ताकि आपको अंतर समझ में आएगा थोड़ा। PQR है ना, किस अनुपात में बांटना था, 1 2 3। जोड़ो भी, टोटल 5 और 1 6। अब हम कह रहे कुल 6 है, क्वेश्चन कह रहा है कुल 780, तो एक अनुपात कितने का पड़ा, बोलो 130 का। 13 इंटू 6 78 होता है। अब ध्यान देना, जो भी बच्चे सेशन में अभी ऐड हुए, थोड़ी सी एक जानकारी मैं बता देता हूं कि आप लोगों की कल और परसों तो आपको पता, सैटरडे और संडे, यानी शुक्र और शनि को, फ्राइडे और सैटरडे, सॉरी, शुक्र और शनि को तो एडवांस की क्लास होती है। लेकिन नेक्स्ट वीक सोमवार से लगभग शनिवार तक आप लोगों की कंटिन्यू एडवांस की क्लास रहेगी। उसके बाद आपकी एडवांस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर वहां से उस दिन से लगाकर जो नेक्स्ट मंडे आएगा, ये आने वाला मंडे नहीं, उसके जस्ट मंडे के बाद रेगुलर मेरी ही क्लास होगी, सोमवार से लगाकर शुक्रवार तक, रोज 1.5 से 2 घंटे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस मैंने सर से रिक्वेस्ट करके अगले वीक, वैसे भी 2 दिन तो सर की क्लास थी, 4 दिन की सर की थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लगाइए, ताकि आप लोगों का एडवांस पोर्शन पहले कंप्लीट हो जाए। फिर रेगुलर, क्योंकि एडवांस के 2 से 3 टॉपिक ही है, वो हो जाएंगे, तो फिर हम अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स है हमारे अच्छे से कवर कर लेंगे। यानी सितंबर के जो भी दिन बचेंगे, और अक्टूबर पूरा है ही हमारे पास, बहुत अच्छे से हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। टाइमिंग वही 9 बजे रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो यहां से देखिए टोटल जोड़ा तो 6 है, 6 780 का, तो 1 130 का,
तो यहाँ देखो क्यू का मान लाना ना, तो बाकी पता करने का कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, हमें तो सिर्फ क्यू की बात करनी है। 130 इंटू 2 कर लो, तो एक्चुअल में उसको मिलने चाहिए थे 260, लेकिन गलती से ऐसे बांटा ना PQR में, तो देखो 1/2, 1/3, 1/4, क्या करते हैं बताओ, एलसीएम से गुणा, तो क्यू से ही करो ना, बाकी से मतलब ही नहीं अभी हमें, पर अभी हमें रेशियो लाना पड़ेगा, नहीं तो बंटवारा होगा नहीं इसमें। तो 4 से 3 बार और 12 यहाँ से 2 से 6 बार, ठीक है। गुणा करते टाइम हम सिर्फ क्यू से करेंगे, 10 और 3 13, 13 अनुपात 780 का है, तो बताओ 1 अनुपात कितने का पड़ा, 60 का। किसकी वैल्यू पूछी, क्यू की, तो मैं 4 से गुणा करता हूं, तो 60 इंटू 4 करेंगे तो कितना आया, 240। अब ये नहीं पूछा क्यू को मिला कितना, वो तो कह रहे क्यू को नुकसान क्या हुआ। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, पहले क्यू को कितने रुपए मिल रहे थे, 260, अब क्यू को कितने मिल रहे हैं, 240, तो नुकसान कितने का हुआ बोलो, अरे 20 रुपए की हानि हो रही है, और ये आपके सी ऑप्शन में है। अब देख लो, आपने जो पढ़ा था वही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में कितना आसानी से बना, और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मैंने तो जब कराया था, मैंने तीनों का कंपैरिजन सिखाया था, आपके एग्जाम में एक वाला ही बना है। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ रही होगी। एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करना चाहूंगा, अच्छा प्रश्न है, वापस बन सकता है, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। 780 रुपए को 1 2 3 में बांटना था, तो टोटल जोड़ा तो 6 आया, 6, क्योंकि कुल राशि थी तो कुल अनुपात रखा, तो 1 पड़ा 130 का, 130 इंटू 2 करोगे 260। आप कहोगे सर 1 और 3 से गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि लास्ट में हमें सिर्फ ये बोला भैया क्यू को कितना नुकसान हुआ, तो ना तो हमें पी से अब कोई मतलब है, ना हमें आर से। फिर यहां जब अनुपात गलती से इस अनुपात में बांटा था ना, 1 2 3, 12 कहां से है, एलसीएम होता है, देखो ये भी 12 यहां से, 2 से 12 कैंसिल हुआ 6 बार, और 3 से 12 कैंसिल हुआ यहाँ 4 बार, और 4 से 12 कैंसिल हुआ 3 बार, टोटल जोड़ा तो 13, 13 अनुपात 780 का, तो 1 अनुपात कितने का पड़ा, 60 का। किसकी वैल्यू पूछी बताओ, क्यू की, तो 60 इंटू 4 कर लेंगे, रिजल्ट आ गया 240। अब क्यू को मिलने तो 260 चाहिए थे, लेकिन इस बंटवारे की वजह से 240 मिले, तो नुकसान कितने का हुआ, 20 का हुआ। अब त्रुटि नहीं करनी है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों की संख्या से गैर कहानी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 4:5 है, तो भैया ये तो कहानी वाली पुस्तक है और ये गैर कहानी वाली पुस्तक है। आई होप ये दोनों रेशियो हमारे सामने है, 4 और 5। यदि पुस्तकों की कुल संख्या 900 थी और कहानी की पुस्तकों की संख्या से गैर कहानी पुस्तकों की संख्या, कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या 900 थी, कहानी की कुछ और पुस्तकें खरीदी गई, तो यह अनुपात 8:9 हो गया, तो खरीदी गई कहानी की किताबों की क्या संख्या थी। चलो, तो आप मुझे बताओ कहानी की यहां से कितनी आ रही, 900, और यहां से बोलो कहानी वाली 4 अनुपात किसके बराबर है भी, 900 के बराबर। तो अपना 1 अनुपात कितने का पड़ गया, 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 2 बचे और 5, 225 का। तो ये हो गई 900, तो 225 इंटू 5 कर लो, ठीक है भी। तो ये तो हो गई 900 कहानी वाली। गैर कानूनी कहानी वाली 5 × 25, 2 10 और 2 12, 1 10 और 1 11, यही होगा। वापस देख लो, 25 2 10 और 2 12, 1 10 और 1 11। अब वो कह रहे कहानी की कुछ और पुस्तक है, तो कहानी वाली की के जोड़ दी, तो 8 और 9 हो गया, 8/9 कर लो। तो बताओ कितनी पुस्तकें जोड़ी, वो पता कर लेते हैं। 8100 प्लस के बराबर 8 × 5 = 40, 4 16 4 20, 2 8 2 10, 1 8 और 1 9। तो यहां से कुछ त्रुटि हो रही है, रुकिएगा 1 मिनट, है ना, इधर से देखने दो। कहानी की पुस्तकों की संख्या से गैर कहानी पुस्तकों की संख्या का अनुपात 4:5, और कहानी की कुल पुस्तकों की संख्या 900 थी। मेरे हिसाब से टोटल तो नहीं है कहीं, एक बार टोटल के रेस्पेक्ट में देख लो, तो 900 थी तो कितनी हो जाएगी, 4 और 5, 4:5, कुछ और जोड़ दी हमने कहानी वाली, तो ये कितना 8 9 है ना, 36 40। चलो, तो अगर 900 होंगी तो 400 और 500 का रेशियो बनेगा,
कहानी वाली अगर हम के जोड़ते हैं, अगर मान लो इन्होंने कुल कहानी की पुस्तकों की दे रखा, कुल संख्या टोटल दे रखा कहानी और गैर कानूनी मिलाकर, गैर कानूनी गैर कहानी मिलाकर, तो 3600, 4000, 845, 9, 3600, फिर ये 400, वो कितना आया था अभी, 900 था ना, 900 प्लस 1100, 225 है ना, 25, 2, 10, 2, 12, 1, सॉरी 11 प्लस के बराबर कितना था, 8, 9, 8100 प्लस के बराबर प्लस 9 के बराबर 40, 2, 40, 4, 16, 4, 20, 2, 8, 2, 10, 1, 9। अब मुझे बताओ ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 9 के बराबर हो जाएगा 900, तो अपने के की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 100। गलती से मुझे लग रहा पिछली बार हम ये गुणा नहीं किया था, के ही रख दिया था, यहाँ पर 9K होगा। वापस ध्यान दे दो, वो कह रहे हैं, इधर ध्यान दो कि पुस्तकालय में एक तो कहानी की पुस्तकों की संख्या और एक गैर कहानी, दो तरह की पुस्तक, एक तो कहानी वाली है और एक गैर कहानी वाली है। ओके, अब ध्यान देना बात को, 4:5 था। कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या 900 है। अब हम कह रहे कहानी की पुस्तकों की संख्या तो 4 है, तो यहां देखना कि 4:900 का पड़ा, तो अपना 1 कितने का पड़ जाएगा, 225। तो ये तो 900 दिया हुआ ही था, और ये देखो 225 का गुणा 5 से कर लिया, तो ये आ गई। कहानी की कुछ और पुस्तक जोड़ी की 8-9 हो गया, तो 9 × 9 8 100, फिर 9 के, और ये आ गया 9000 प्लस का 8 100 इधर आके माइनस, तो 9 के बराबर 900, तो के की वैल्यू आ गई 100, यानी 100 पुस्तकें हमने यहाँ पर और ऐड कर दी है। किसकी, ये कहानी वाली पुस्तकें है, ध्यान रखना। ओके, अरे मिथिलेश भी आपको बोल दिया ना, 7th वाला वीडियो ऐड हो चुका है या हो गया होगा। विक्रमांक तो अभी मुझे इसका एग्जैक्टली पता नहीं, 58वां क्वेश्चन चल रहा है, तो कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, बाकी आप लोगों की जो क्लास है वो सब टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है। आप एक ही मैसेज को लगभग 100 बार पेस्ट कर चुके हो, तो थोड़ा समझदार इंसान बनिए। मैंने रिप्लाई किया है, शायद आपका ध्यान क्लास में नहीं है, सिर्फ पेस्ट करने में लगे हो। ठीक है, मैंने बोला है कि इससे पहले जो क्लास हुई वो सारी अपडेट है। कल की क्लास मेरी नहीं थी, इसलिए सर की क्लास थी, वो भी अपडेट कर दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विशेष प्रयोगशाला में शामिल चूहों में से 60% मादा है। ठीक है भी, देखो 60% अगर मादा है, तो आप बताइए यहां से बाकी कितने हो जाएंगे नर, कितने हो जाएंगे, 40%। ठीक है, प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर गए, मरे हुए चूहों में से 30% नर थे, 30% नर थे। तो आप बताओ, ये 60 है, ये 40 है, तो 40 का 30% नर थे, तो यहां से 12 तो मर गए ये वाले, तो ये कितने मरे होंगे, भी 30% है, तो ये 70 मरे होंगे, तो 60 का 70% हो गए 42। तो नर चूहों की मृत्यु दर और मादा चूहों की मृत्यु दर के मध्य अनुपात बताओ। तो नर में मरने वाले कितने हैं, 12, और मादा में मरने वाले कितने हैं, 42। 6 के पहाड़े में ये वैल्यू किससे कैंसिल हो सकती है, एक बार वापस देख लेना ना। 60% चूहों में से 60% मादा है, तो ये कितने हो गए, 40। यदि प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर जाते हैं, मरे हुए चूहों में से 30% नर है और 30% नर है, तो 40 का 30% हो गया 12, और यहां पर बाकी कितने बचेंगे भी मरे हुए में से, 70%। ठीक है, तो 7 × 6 कितना हो गया, 42। 6 की टेबल में 2 बार, 6 की टेबल में बोलो 7 बार, 2:7। तो बोला है कि तो नर चूहों की मृत्यु दर और मादा चूहों की मृत्यु दर के मध्य अनुपात बताओ। तो नर में दर कितनी आ रही है, 12, यानी 2, और ये 7, ये होना चाहिए। तो इसको थोड़ा शुद्ध कर दीजिएगा, ये 2 7 कर दो, इसमें एरर रही होगी, कुछ टाइपिंग वगैरह की भी हो सकती है। एग्जैक्ट उत्तर यही बनने वाला है, 2:7। ओके, चलो 40। अब देखो इसको यूं समझो ना, 60% का मतलब कि 100 में से 60 अगर मादा है तो नर कितने हुए, 40, और उनमें से अगर 30% नर थे जो मर गए, तो 40 का 30% होता 12,
और यहाँ 30 मर गए तो बचे कितने भी 70%, तो 60 का 70% कितना हो जाएगा 42। तो 12 और 42 को जब सोल्व करेंगे 2:7 बनेगा। अच्छा, पिछली क्लास की पीडीएफ अगर नहीं अपडेट हुई है तो मैं आज की क्लास के साथ ही अपडेट करा दूंगा ना, बिल्कुल चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात 4:5 है। लंबाई में 4:5 में वृद्धि हुई। देखो इस बात को थोड़ा समझना। देखो लंबाई में क्या अनुपात में वृद्धि हुई, पहले कितनी लंबाई अनुपात था 4 और अब कितना है बोलो 5। सेकंड कंडीशन, ये तो लंबाई की बात चल रही है। अब बात करते हैं चौड़ाई की। उसकी चौड़ाई में 3:2 में कमी हुई थी, पहले चौड़ाई 3 थी अब 2 हो गई। तो अब बोल रहा है उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगी। तो मुझे बताओ 4 × 3 कितना होता है 12। क्षेत्रफल तो यही होता लंबाई इंटू चौड़ाई। 5 × 2 कितना होता है 10। 2 के पहाड़े में 6 बार, 2 के पहाड़े में 5 बार। तो कमी किस अनुपात में आएगी 6:5 में आएगी। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा सर 70 कहां से आया। अरे इधर ध्यान दो भी, 100 में से 30% यहां मर गए तो 70 बचते हैं। अब ये ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना भी कि भी ये 40 कहां से आया, 30 कहां से आया, शायद वो सीधा इस टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। उन सभी से रिक्वेस्ट है परसेंटेज टॉपिक देख लो। अगर परसेंटेज भी नहीं देखने का समय मिल रहा है तो कम से कम जो पहले दिन एक बेसिक का वीडियो अपलोड हो रखा है उसको एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उसमें दिक्कत नहीं आए। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, वापस सुन लो। 60 मादा है तो बचे 40। अब वो कह रहा है जो नर है उसमें से 30% मर गए, तो आप बताओ बाकी कितने बचे फिर 70%, जो किसमें से मरे होंगे मादा में से। तो 60 का 70% कितना हो जाता है 42। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ए और बी की आई का अनुपात 5:3 है। एबीसी के व्यय का अनुपात 8:5:2 है। यदि सी व्यय, ए और बी की आई का अनुपात 5:3 है और एबीसी में व्यय का अनुपात 8:5:2 है। यदि सी का व्यय 2000 है, बी की बचत 700 है, तो ए की बचत क्या होगी। क्या है 5:3, 1 मिनट, व्यय 8:5:2 है। यदि सी का व्यय 2000 है, बी की बचत 700 है। यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर लग रहा है मुझे। एरर ये है कि यहाँ पर इन्होंने सी की वैल्यू नहीं लिखी, आई का अनुपात 2 का ही लिखा, ए बी का, ए तथा बी की आई 5:3 में। एबीसी के व्यय का अनुपात, चलो एक बार लिखते हैं इसको सही, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगे। एबीसी के आई का अनुपात ये है और व्यय का अनुपात क्या है बोलो, ए बी सी। व्यय कितना है 8:5:2 है। यदि सी का व्यय 2000 है, अब सी का व्यय 2000 और बी की बचत 700 है। अब बी की बचत कितनी है 700 है। अब देखो इस बात को समझ लो, इसका व्यय कितने का है 2000 का है। तो अगर ये 2000 है तब ये कितना हो जाएगा बोलो 5000। ये कितना हो जाएगा उस रेस्पेक्ट में 8000, अगर इसका व्यय ये दे रखा है। बी की बचत 700 है तो ए की बचत बताओ। अब इनकम हमें दे रखी है, ए का व्यय कितने का हो रहा बोलो 5000। मुझे ये बताओ अगर ये अपने आई थी, ये अपने क्या है बोलो ये व्यय है। अगर मैं आई माइनस व्यय कर लूं तो मेरे सामने क्या आ जाएगी बचत आ जाएगी। तो सबसे पहले इनकम कितनी थी 3A माइनस व्यय कितना है बी का व्यय बोलो 5000 और सामने बचत कितनी है बोलो 700। ये किसकी लिखी बोलो बी की। बी की इनकम में से बी का खर्च घटाया तो बचत, तो 3A बराबर 5700 आ गया। तो अपने ए का मान कितना आ गया 19 × 3 होता है 1900। क्या पूछा हमसे ए की बचत बताओ। मुझे बताओ ए की आय में से अगर ये खर्च घटा ले तो ए की आय 19 × 5 बोलो, तो 1900 × 5 कर लेंगे आएगा 9500। अब आप मुझे बता दो 9500 में से ए 8000 खर्च कर रहा है तो बचत कितनी की होगी -8000 कर लो तो आपकी बचत आ जाएगी 1500 की। और ये आपके कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है। एक बार इसको थोड़ा आराम से वापस समझ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का क्वेश्चन है नो डाउट। इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए छोटी सी बात यहां कंफ्यूजिंग की डाली है कि इन्होंने ए और बी ही दिया हुआ, ये दो ही कैसे इसका पता इस लाइन से चला ए तथा बी।
अगर यहाँ पर ए बी सी होता ना तो फिर यहाँ ए कोमा बी तथा सी लिखा हुआ होता तो अपने आप समझ जाते हैं यहाँ 3 का अनुपात होता, लेकिन इन्होंने इस रेस्पेक्ट में दिया है। ठीक है, ये इनकी आई है। अब देखो आराम से मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनना। 5 और 3 इनका व्यय का अनुपात क्या है बताओ? व्यय का ए बी सी का व्यय यानी मतलब समझते हो खर्चा, खर्चे का अनुपात 8 5 2 है। अब वो कह रहे सी का खर्चा 2000 है, बी की बचत 700 है, तो बताओ ए की बचत क्या होगी? वो कह रहे इसका जो बचत व्यय है वो 2000 है। मैंने आपको एक चीज बोल रखी है शुरू से पहले दिन से कि अनुपात हमेशा एक समान रूप से आगे बढ़ता है। सी जितने गुणा है ना उतने ही गुणा फिर बी की बचत होगी, फिर उतना ही जो ए की बचत होगी। अगर खर्चा हो रहा था उसी रेस्पेक्ट में, तो देखो आपने देखा ये 1000 गुणा हो रहा, तो ये देखो 1000 से गुणा 5000, 1000 से गुणा 8000। अब सुनना मेरी बात को, यहां से बोला है कि सी की जो व्यय है वो 2000 है। अब देखो सी का व्यय कितना है? 2000। बी की बचत 700 है। हमें यहां से सी की बचत कहीं नहीं दिख रही बी की, मगर ये बताओ आई में से अगर मैं व्यय घटा लूं, आई माइनस व्यय, तभी तो बचत आती है अपने पास। तो आई कितनी है बोलो? 3a माइनस व्यय बोलो 5000, तो बचत कितनी आएगी अपने सामने बोलो? 700 की। तो यहां से देख लो 3a बराबर हो गया 5700, तो अपने a कितने का आ गया? a आ गया 1900 का। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बोला a की बचत बताओ, तो पहले मैं a की इनकम लाता हूं। 1900 इंटू 5 करते हैं, 5 की इनकम 5 है तो हो गया 9500। अब लाते हैं हम बचत। अब बताओ जो 9500 कमाता और 8000 उसका खर्चा हो जाता है तो बचत कितनी होगी? 9500 माइनस 8000 1500। अब ये सिंपल से सिंपल इसका यही कॉन्सेप्ट है ना, इसी से इसको सॉल्व करना आपको। भोराराम आज मैसेज मिल जाएगा अभी आपको जो भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यशवंत n मिनट में m सब टाइप कर सकता है और पवन q मिनट में p सब टाइप कर सकता है। तो यशवंत की टाइपिंग और पवन में अनुपात बताओ। तो देखो n मिनट में कितने शब्द m है और ये वाला कितने मिनट में, रेशियो बताना है ना कितने शब्द। मान लीजिए समझ लो 20 शब्द टाइप करता है 4 मिनट में, तो प्रति मिनट क्या रेशियो बन गया 5 का। तो यहां से m शब्द टाइप करता है कितने मिनट में n में, और यहाँ पर p शब्द टाइप करता है कितने मिनट में q में। ठीक है, तो इनका अनुपात बताना है। आपको पता है क्या करेंगे, वज्र गुणा कर सकते हो। तो यहां से बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो? 1 मिनट mq n मिनट में m शब्द टाइप कर सकता है, q मिनट में p शब्द। तो m शब्द कितने मिनट में? n मिनट में, और p शब्द कितने मिनट में? p शब्द q मिनट में। तो वज्र गुणा कर लेते, ये बन जाएगा mq अनुपात pm। आपको पता है ये गुणा पहले होता है, mq अनुपात q। देखो शब्द का पता कैसे करता है? 100 शब्द किए 4 मिनट में तो 100/4 करते हैं, 25 शब्द प्रति मिनट। तो यहां से एक रेशियो मिलेगा हमें mq pn। अब mq pn आप यहां से कर देना, थोड़ा एरर लग रहा है इसमें। mq pn आपका सी वाला ऑप्शन बन जाएगा, mq/pn। ओके चलिए क्लियर है। तो शब्द वाली जो एफिशिएंसी आपको ऐसे डायरेक्ट m इंटू n नहीं करना है इसमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग, उम्मीद कर रहा हूं जितने भी बच्चे जो भी आपके मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, वो आप कंटिन्यूअसली दे रहे होंगे। मॉक टेस्ट देते रहिए, उससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। ओके चलिए 7.5 mm और 25 mm को अनुपात में लाना है। तो ये मीटर है और ये मिलीमीटर है, तो इसका गुणा हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो उसको 25 रख लो। यहां से पॉइंट हटाया तो बटे में 0, 0 से 0 कैंसिल। 25 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा बोलो? 3 बार। तो यहां देखो कितना बन जाएगा? 300 अनुपात 1 बन जाएगा, और 300 अनुपात 1 कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? इस चीज को आपको यहां पर
कन्वर्ट करना है। एक बच्चा कह रहा सर लैपटॉप में यूज कैसे करें, लैपटॉप में यूज नहीं होगी भी, ऐप मोबाइल में ही यूज होगी, ठीक है। और एक बच्चा कह रहा है सर मोबाइल नंबर दीजिए, आपके पास चैट का ऑप्शन है, वहां पर आपका कुछ भी प्रश्न होता है वहां भेज सकते हैं, ठीक है भी, कोई भी आपकी क्वेरी होती है। मोबाइल नंबर से बात कर कौन पाएगा पहले तो ये बताओ आप, क्योंकि इतने सारे बच्चे सबसे बात तो संभव नहीं होगी ना, इसलिए आप जो भी क्वेरी होती है वो भेज दो, ताकि जो भी टेक टीम में से बंदा होगा जिसके पास समय होगा वो आपका रिप्लाई करने की जरूर प्रयास करेगा। ओके चलिए, तो बोर नाम का एक लड़का है भी, अगर आपकी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप चैट ऑप्शन में भेज सकता है। ओके, किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 9:11 है। यदि कक्षा में 45 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बताओ। यहां से देखो लड़के और लड़कियों का अनुपात, कक्षा में लड़कियां 45 है, तो यहां से बताओ 9:11 में ये गर्ल्स है ये बॉयज है, यहां से कितनी आ रही है 9 यूनिट। वो कह रहे हैं 9:45 के बराबर है, तो ये कितने का पड़ा बोलो 5 का। तो लड़कों की संख्या बताओ, तो भी बॉयज के लिए 11 × 5 कर लो तो रिजल्ट हो जाएगा 55। ये थोड़ा ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया मिडिल में, चलो कोई बात नहीं, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। ओके, ए और बी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, तो ए बी का अनुपात बताओ। ए और जो बी है ना तीसरी से, मान लो सी है भी, इससे 10% ज्यादा, 100 से 10 ज्यादा 110, 25% ज्यादा 125 हो गया, इन दोनों का अनुपात, तो 110 अनुपात 125 कि 5 से 2 बार 5 से 25 बार 22 अनुपात 25 आपका उत्तर हो जाएगा। अभी 110 कैसा है पता चला, 10% अधिक करना था, 25% अधिक कर लिया तो हम कहां पहुंच गए 125 के ऊपर, पर रेस्पेक्ट में 3 रखना है ना, अभी 3 के रेस्पेक्ट में ये चीज करनी है। एक कह रहा सर आपके कारण 18 से 20 नंबर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया, भी धीरे धीरे इसको आगे भी बढ़ाना है। और एक कह रहा है कोर्स कोनिव है, तो कोर्स नहीं होने वाला, इस क्लास को छोड़ भी सकता, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है तो पढ़िए, जरूरी नहीं है पढ़ना। जिनको पढ़ना होगा वो मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है और अपने 100% एफर्ट में लगा हुआ है, ठीक है भी। एग्जाम बिल्कुल निश्चित समय पर होगा, आप अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखें, और हमारे एंड से कोर्स पूरी कराने की जिम्मेदारी हमारी है, उसकी चिंता आप मत कीजिए। ओके चलिए, x का 75% किसी दूसरी संख्या y के 2/5 के बराबर है, तो x y का अनुपात बताओ। x का 75%, तो मैं इसको 3/4 लिख रहा हूं। अब कोई भी प्राणी अब ये कहेगा कि 75% से 3/4 कैसे है, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जो पहले वीडियो आपको पढ़ाया है, ठीक है। 75/100 करते हैं तो रिजल्ट 3/4 आता है। y का 2/5 लिख दिया। अब सिंपल सा कार्य करना है, इसको इधर गुणा कर लो, इसको इधर, तो x × 5 × 3 कितना बन गया 15, 4 दूनी 8। अब ये जब गुणा में होते हैं तो एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत, तो रिजल्ट आ गया 8 15, जो आपके ए ऑप्शन में है। क्लियर इट? चलिए, ए का 20% बी के 35% के बराबर है, तो a × 20% बराबर b × 35। अब देखो जब दोनों तरफ प्रतिशत बोल दिया ना, तो प्रतिशत लगा दो, जिससे ये कट जाएगा। बटा 100 लिखोगे तब भी तो कटना भी है, 5 से 4 बार, 5 से 7 बार। अब बताओ जब ये गुणा में है तो विपरीत होंगे ना, 4 7 का विपरीत 7 4 होगा, ये आपका उत्तर बन गया। क्लियर है? चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या में 40% और 50% की वृद्धि हुई, तो संख्याओं का नया अनुपात बताओ। क्या अनुपात है 3 4। इसमें देखो 40% बढ़ा, 40 होता है 1.2, बढ़ गया तो 4.2। इसमें 50% बढ़ा, किसी भी नंबर का 50 आधा होता है तो 6। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 लगा दो, सबसे इजी रहेगा, उधर गुणा करोगे। 6 के पहाड़े में 7 बार, 6 के पहाड़े में बोलो 10 बार, 7 अनुपात 10 हो जाएगा। एक चीज और सुनना, ये अलग अलग प्रतिशत बढ़े हैं ना, इसलिए एक नया रेशियो आया। अगर कहते हैं ना दोनों में 40% की वृद्धि कर दें, तो फिर उस रेस्पेक्ट में आपका रिजल्ट वही रहने वाला, लेकिन अलग अलग इंक्रीज किया है तो इस रेस्पेक्ट में आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। 1-2 क्वेश्चन और है, थोड़ी सी हिम्मत रखनी है आपको। 758 रुपए को 2 5 और 10 के सिक्के दे रखे हैं।
देखो 2 रुपए का सिक्का है। आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा अपना, तो अब आपका जब भी नेक्स्ट मैं क्लास बता दूंगा, नेक्स्ट जो सोमवार कब आपको मेरी क्लास वापस देखने को मिलने वाली है। उसके बाद एक कंटिन्यूअसली मेरी ही क्लास होगी एग्जाम तक 7:50। मुझे ये बताओ यहां से सिक्कों का क्या अनुपात आ रहा है? 6, 9, 2। अब ध्यान देना, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के 6, 9, 2, 10 के अनुपात में सिक्के हैं। तो आपको सिक्का रखा 6 × 2 12 रुपए, 9 × 5 45, 10 × 10 100, 145, 10 155 और 2 157, 157 अनुपात 758 के बराबर। तो अपना एक अनुपात कितने का पड़ेगा? 4 का। 28, 2 20, 28, 2 20 और ऐसे तो ये वैल्यू वापस चेक कर लो। बैग में 5 रुपए के सिक्के कितने? 758। 6 × 2 12, 9 × 5 45 रुपए, 10 के 10 सिक्के हैं, 10 × 10 100, 100 और 45 145, 10 155 और 2 157 हो रहा है। 157 अनुपात ये 785। फिर ये त्रुटि वाला जो क्वेश्चन है रिपीट हो गया शायद, ठीक है, इसको सही करना। ये 785 है। तो अपना एक अनुपात कितने का पड़ जाएगा बोलो? 5 का। 35, 3 25 और 3 28, 2 बिल्कुल। एक 5 का तो 5 रुपए के सिक्के, तो 9 से गुणा कर ले, तो 9 × 5 हो जाएंगे 45। अगर 5 रुपए के सिक्के पूछे, जो आपके सी ऑप्शन है। इसको थोड़ा सा शुद्ध करना, ये 485 है ना, बस ये करेक्शन है। चलिए, अब है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन और इस टॉपिक का भी आखिरी क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, प्रतिशत, औसत और अनुपात। अब अगला चैप्टर हम जल्दी शुरू करेंगे। अब आगे वाले चैप्टर, क्योंकि देखो लेंथी चैप्टर यही थे जिनमें थोड़ा ज्यादा समय लगा। एक चैप्टर और है जिसमें हमें थोड़ा समय लगेगा, वो होगा संख्या पद्धति, ठीक है। उसको थोड़ा अच्छे से और पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। बाकी जैसे साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि, ठीक है, और अपना जो पाइप टंकी, नाव धारा, रेलगाड़ी, इनमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला आयु संबंधी। 1-2 चैप्टर मैं कह सकता हूँ, 1 या 2 चैप्टर, जैसे समय का या फिर समय, दूरी और एक संख्या पद्धति। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें अच्छा खासा हमें समय लगेगा। बाकी सारे चैप्टर आपके नॉर्मल है। अंतिम क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 5 है। यदि 16 को प्रत्येक में से घटाएं तो 3 4 हो जाता है। यदि 8 को पहली संख्या में जोड़े और 3 को दूसरी में घटाएं तो अनुपात बताओ। तो पहले तो संख्या तो पता करें, 5:6। प्रत्येक में से 16 घटाया तो 3 4 हो गए, तो वज्र गुणा कर लो, तो 20:-64 और 18:-48। ओके, तो यहां से इधर आएगा तो 2a, माइनस का 64 उधर जाके प्लस का 64-48, तो 2a बराबर 14 में से 8 गए 6 और 5 में से 4 16। तो ये कितने का पड़ा? 8 का। तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 × 5, 5 × 8 कर लो, 40 आ गई। दूसरी वैल्यू 6 × 8, तो ये आ गई 48। अब वो कह रहा है पहली में से तो 8 को पहली संख्या में जोड़ो, 40 + 8 48 हो गया, और दूसरी में से 3 घटाओ, 48 - 3 45 हो गया। 3 के पहाड़े में 16 बार, 3 के पहाड़े में 15 बार, 16:15 आपका उत्तर बन जाएगा। अब जिस बच्चे का ये वाला आंसर आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। और ऐसा ही डिटो क्वेश्चन हम ऑलरेडी थ्योरी में भी पढ़ चुके और यहां पर भी पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए, तो ये था हमारा टॉपिक रेशियो। उम्मीद करता हूं लगभग सभी बच्चों को ये टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा आपके एंड से भी रिवीजन की जरूरत है। आपको पता होगा 70-75 क्वेश्चन हमने जो थ्योरी पोर्शन मैंने आपको कराया उसमें भी पढ़े हैं, और 70 क्वेश्चन हम लोगों ने हमारे प्रीवियस ईयर में पढ़े। अब आप सोच लीजिए SSGD एग्जाम के लिए इतने सारे क्वेश्चन आज के टाइम में कोई नहीं कराने वाला, समझ रहे हो। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप इन चीजों को कितना बेहतर ढंग से अडॉप्ट करते हैं और इनको बढ़िया से रिविजन करते हैं, ठीक है। पहले सारे क्वेश्चंस कराए, और ये इसीलिए कराए, अब आपके सामने जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए ना, तो आपको ये एक क्वेश्चन आपके सामने पैटर्न आ चुका है, समझ रहे हो, ताकि आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारे पीछे रहा हो। आप आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। अभी उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं वापस थोड़ा अब मेरी जानकारी को ध्यान से वापस सुन लेना, ठीक है भी, ताकि बार बार आपको चैट करके मैसेज का रिप्लाई नहीं पूछना पड़े। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, ठीक है। कल और परसों तो क्लास है ही, नेक्स्ट पूरा वीक जो होगा वो आपके एडवांस की क्लास रहेगी।
उसके बाद एडवांस का जो 2-3 टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो कंप्लीट होगा, मैं बता देता हूं लगभग कितनी तारीख को कंप्लीट होगा, तारीख भी बता देता हूं आपको, ठीक है। आपके नेक्स्ट वीक है ना, ठीक है, 27, ओके, 27 सितंबर से कंटिन्यू, 27 सितंबर के बाद मेरी क्लास कंटिन्यू चलेगी आप लोगों के लिए एग्जाम तक, है ना। एग्जाम तक मतलब जितना एग्जाम से पहले हम कोशिश कर लेंगे, लेकिन एग्जाम तक भी मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह, क्या क्या आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, छोटे छोटे वीडियोस डालता रहूंगा। पहले प्रायोरिटी रहेगी कि हम लोग अक्टूबर में जो है अपना कोर्स बहुत बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से पूरा करें। जल्दबाजी भी नहीं करनी, हमारे पास इनफ टाइम है चीजों को अचीव करने का। ओके, तो 27 सितंबर से फिर मेरी क्लास होगी, जो आने वाला कल और परसों सैटरडे और संडे, और फिर नेक्स्ट जो वीक होगा इसमें आपके एडवांस की क्लास रहेगी। मेरी जो वापस अब क्लास होगी वो 27 सितंबर को होगी। उसके बाद 27 सितंबर से कंटिन्यू फिर मेरी क्लास रहेगी सोमवार से लगाकर शनिवार तक कंटिन्यूअसली, ठीक है। आने वाले 5 से 6 दिन जो आपकी सर की क्लास रहेगी, आप उसको अटेम्प्ट कर लो, ताकि एडवांस का कोई भी क्वेश्चन आपका पीछे नहीं रहे। क्योंकि देखो आपके एडवांस के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं ना 25 में से, ठीक है, उसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। सर ने अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको इस बैच में पढ़ाया है, ठीक है, हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट आपके लिए क्लियर किया। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बेहतर ढंग से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, और आपका जो टारगेट है 25 अंक वाला मैथ्स के अंदर, उसको आप जरूर अचीव करेंगे। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।